आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जिसने दुनिया भर के रक्षा विशेषज्ञों की कह सकते हैं नींद ही उड़ा दी है। ये थोड़ा मुश्किल जरूर लग सकता है, लेकिन चलिए इसे एकदम आसान भाषा में समझने की कोशिश करते हैं। तो जरा सोचिए, तारीख है 27 मार्च 2026। सऊदी अरब में अमेरिका का एक ऐसा एयरबेस जिसे अभेद्य माना जाता था, उस पर अचानक हमला हो जाता है। ये कोई मामूली हमला नहीं था, नहीं, इस एक हमले ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया और ये दिखा दिया कि जंग के जो नियम हम जानते थे वो अब हमेशा के लिए बदल चुके हैं। और निशाना क्या था? अमेरिका के $300 मिलियन का E3 सेंट्री जासूसी विमान। और उसे तबाह किसने किया? ईरान के सिर्फ $20,000 के एक शहीद ड्रोन ने। मतलब जरा ये असंतुलन देखिए। यही तो है मॉडर्न वॉरफेयर की नई और सच कहूं तो काफी डरावनी हकीकत। एक मिलिट्री सुपर पावर को युद्ध विराम के लिए मजबूर होना पड़ा। इस एक घटना ने एक ऐसा सवाल खड़ा कर दिया जिसका जवाब आज दुनिया भर के रक्षा मंत्रालय ढूंढ रहे हैं। सवाल यह है कि आखिर कैसे एक ऐसा देश जो सालों से प्रतिबंध झेल रहा है, जिसकी वायुसेना ना के बराबर है, वो एक सैन्य महाशक्ति को घुटनों पर ला सकता है। तो इसका जवाब छिपा है एक खास रणनीति में जिसे कहते हैं एसिमेट्रिक वॉरफेयर। और मानना पड़ेगा, ईरान अब इस खेल का मास्टर बन चुका है। ईरान की जो प्लेबुक है वो बेहद सरल है, लेकिन उतनी ही असरदार भी। बस 3 स्टेप्स। पहला, टारगेट ढूंढने के लिए किसी तीसरे देश से एक हाई रेजोल्यूशन जासूसी सैटेलाइट किराए पर ले लो। दूसरा, हथियारों को गाइड करने के लिए एक ऐसे जीपीएस नेटवर्क का इस्तेमाल करो जो तुम्हारे कंट्रोल में हो। और तीसरा, दुश्मन पर इतने सस्ते ड्रोन और मिसाइलें दागो कि उसका डिफेंस सिस्टम ही बैठ जाए। बस देखिए, ये लोहे से लोहे को काटने वाली लड़ाई नहीं है। ये तो कुछ ऐसा है जैसे आप पानी से आग बुझा रहे हों। सीधे शब्दों में कहें तो ये डेविड और गोलियत की वही पुरानी कहानी है, लेकिन इस बार ये असलियत में हो रही है और कहानी में डेविड जीत रहा है। तो ईरान ने असल में इस्तेमाल क्या किया? उन्होंने चीन की एक जासूसी सैटेलाइट किराए पर ली, नेविगेशन के लिए भी चीन के ही बेडू सिस्टम का इस्तेमाल किया, और हथियार, बड़ी तादाद में बनाए गए शहीद ड्रोन और कई तरह की बैलिस्टिक मिसाइलें। इन्हीं औजारों ने पूरी बाजी पलट दी। और चीन के बेडू नेटवर्क के बिना सच तो यह है कि ईरान शायद यह हमला कर ही नहीं पाता। सोचिए, अमरीकी जीपीएस के 24 सैटेलाइट्स हैं तो बेडू के पास 45 हैं, और इसकी मिलिट्री ग्रेड एक्यूरेसी 10 सेंटीमीटर की है। मतलब निशाना चूकने का कोई सवाल ही नहीं। ये चीन की बढ़ती हुई ताकत का एक बहुत बड़ा सबूत है। तो अब आईना देखने का वक्त है। ये जो कुछ भी हुआ, ये भारत के लिए एक बहुत बड़ी वेकअप कॉल है। एक ऐसी चेतावनी जिसे हम नजरअंदाज करने का जोखिम बिल्कुल नहीं उठा सकते। और हमारी सबसे पहली और सबसे बड़ी कमजोरी कहाँ है? मजे की बात देखिए, उसी सिस्टम में जिसे हमने जीपीएस पर निर्भरता खत्म करने के लिए बनाया था। आपको याद होगा, कारगिल युद्ध के वक्त जब अमेरिका ने हमें जीपीएस डेटा देने से इनकार कर दिया था, तभी हमने अपना नेविगेशन सिस्टम बनाने का फैसला किया था। लेकिन आज की सच्चाई क्या है? हमारा अपना नाविक सिस्टम खुद ही ठीक से काम नहीं कर रहा है। इसरो ने खुद माना है कि इसके 7 जरूरी सैटेलाइट्स में से 4 काम ही नहीं कर रहे हैं, सिर्फ 3 चालू हैं। ये हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए एक बहुत बहुत बड़ा खतरा है। और आसमान में जासूसी की रेस में हम कहाँ खड़े हैं? चीन के पास 150 से ज्यादा सैन्य सैटेलाइट्स हैं। हाँ, हम अगले 5 सालों में 50 और लॉन्च करने की योजना बना रहे हैं। लेकिन सच्चाई तो यही है कि हम बराबरी करने के लिए एक हताश दौड़ लगा रहे हैं, और ये एक ऐसी दौड़ है जिसे हारना कोई ऑप्शन ही नहीं है। अब आते हैं ईरान से मिले सबसे बड़े सबक पर। ये उन हथियारों के बारे में है जिन्होंने आखिरी चोट की, यानी ड्रोन्स। तो एक सीधा सा सवाल उठता है, भारत की अपनी ड्रोन सेना कहाँ है? ये एक ऐसा सवाल है जो हम सबको सोचना चाहिए। जरा ये फर्क समझिए। हाल ही में हमने अमेरिका से 31 MQ-9B ड्रोन खरीदने का सौदा किया, लेकिन क्या आप जानते हैं कि उतने ही पैसे में हम अपने देश में लगभग 7,000 हमलावर ड्रोन बना सकते थे? 7,000! तो सोचना यह है कि बेहतर क्या है, कुछ बहुत महंगे हाईटेक ड्रोन्स या फिर हजारों सस्ते ड्रोन्स का एक पूरा झुंड? तो ये जो नई सच्चाई उभर कर आ रही है ना, वो हमें मजबूर करती है कि हम अपने पुराने अरबों खरबों के सैन्य हथियारों के बारे में फिर से सोचें। एक्सपर्ट्स अब साफ साफ कह रहे हैं कि आज के जो टैंक और एयरक्राफ्ट कैरियर हैं वो कल के म्यूजियम में रखे जाने वाले सामान हैं। और ये कोई मजाक नहीं है, ये एक बहुत गंभीर चेतावनी है जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। आप खुद सोचिए,
एक 50 से 70 करोड़ के टैंक को सिर्फ 25-30 लाख का एक ड्रोन तबाह कर सकता है। अरबों डॉलर के एयरक्राफ्ट कैरियर आज हाइपरसोनिक मिसाइलों और ड्रोन के झुंड के सामने आसान निशाना बन गए हैं। ये प्लेटफॉर्म्स जो कभी हमारी ताकत की निशानी हुआ करते थे, वो आज एक महंगी देनदारी, एक लाइबिलिटी बन गए हैं। तो सबक बिल्कुल साफ है। युद्ध का नया सिद्धांत कहता है कि हाईटेक क्वालिटी को बड़ी तादाद यानी कि क्वांटिटी से हराया जा सकता है। हजारों सस्ते हथियार कुछ गिने चुने महंगे हथियारों पर भारी पड़ सकते हैं। ये वो सबक है जिसे सीखने में अब और देर नहीं की जा सकती। तो इन सारे सबकों को सीखने के बाद सवाल उठता है कि भारत के लिए आगे का रास्ता क्या है। ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हमें आज अभी चाहिए। तो आगे का रास्ता इन 5 कदमों में दिखता है। सबसे पहले तो नाविक को फौरन ठीक करना होगा। दूसरा, महंगे विदेशी ड्रोन खरीदने के बजाय देश में ही हजारों सस्ते ड्रोन बनाने होंगे। तीसरा, राफेल जैसे जहाज अगर खरीदें तो पूरी टेक्नोलॉजी और सोर्स कोड के साथ। चौथा, टैंक और एयरक्राफ्ट कैरियर जैसी बड़ी और महंगी खरीद पर दोबारा सोचना होगा। और पांचवां, हमें भविष्य की टेक्नोलॉजी जैसे हाइपरसोनिक मिसाइल, लेजर हथियार और साइबर वॉरफेयर पर पैसा लगाना होगा। तो आखिर में बात सिर्फ नए हथियारों की नहीं है, नहीं, बात है सैन्य सोच में एक बहुत बड़े, एक बुनियादी बदलाव की। जंग का जो व्याकरण है, जो ग्रामर है, वो पूरी तरह बदल चुका है। और अब सवाल सिर्फ एक है, क्या भारत इसे सीखने और इसके हिसाब से खुद को बदलने के लिए तैयार है?